ये क्या है? एन्यूलिन 10। कोई बता सकता है ये क्या है? बताओ भाई। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन तो आया होगा ना डीपीपी में। क्या? चलो बताओ इसका आंसर। अरे बनाओ जल्दी। अभी स्टाइलस मांगा हूँ। हम्म। हम्म। क्या नहीं बनना चाहिए? उसका शेप थोड़ा सा ना डिस्टॉर्टेड हो जाता है। देखो भाई इधर सभी लोग, बताओ ये क्या है? एरोमेटिक है या नहीं है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? तो एरोमेटिक लग रहा होगा, पर ये दोस्तों एरोमेटिक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका रीजन है। देखो इधर सभी लोग ध्यान से। ये कौन बात कर रहा है? देखो, यहाँ पे होता क्या है ना, इसका जो शेप है आप देखो, ये जो कार्बन है और ये कार्बन है, ये दोनों बहुत पास आ चुके हैं। तो बताओ इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा होगा। चार बॉन्ड बनाता है ना कार्बन, एक हाइड्रोजन होगा। तो इस पे भी एक क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। हाइब्रिडेशन क्या है इनकी? sp2 है। तो हो क्या जाता है ना, इन दोनों छोटुओं के बीच में रिपल्सन हो जाता है। मतलब इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन हो जाता है, और इस रिपल्सन होने से ये ऊपर की तरफ जाता है और ये नीचे की तरफ आता है, और अपनी जो प्लेनरिटी है वो लूज कर लेता है। और जैसे ही ये प्लेनरिटी लूज करेगा, मॉलिक्यूल हो गया नॉन प्लेनर। और जैसे ही नॉन प्लेनर हुआ, कंडीशन अनसेटिस्फाई हुई, और ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। रीजन क्लियर है? इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाता है? रिपल्सन। रिपल्सन होने से ये जो है इसका हाइब्रिड, और जो इसका इस कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो इसके साथ कॉन्जुगेशन में था, देखो ध्यान से, रीजन बता रहा हूं। रिपल्सन होने से क्या हुआ? ये और ये कार्बन कॉन्जुगेशन में था, डबल बॉन्ड ना, कॉन्जुगेशन में था। अब इन दोनों के बीच में रिपल्सन हो गया ना, तो ये जो पी ऑर्बिटल है जो कि इस तरीके से ओवरलैपिंग कर रहा था, अब ये पी ऑर्बिटल जो है वो पहले ऐसे पैरेलल था, अब रिपल्सन के कारण ऐसे हो गया, घूम गया थोड़ा सा, और यहाँ पे कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गई। और कॉन्जुगेशन ब्रेक हुई क्योंकि प्लेनरिटी भी लूज हो गया इसकी, है ना, तो इसलिए क्या हो गया? एरोमेटिक। ये ध्यान रखना, ये भूल जाते हैं बच्चे, फिर एरोमेटिक आंसर मार्क कर दोगे। ओए क्या हुआ भाई? ये कार्बन और ये कार्बन पास है ना, इन दोनों कार्बन के हाइड्रोजन के बीच में हो रही है, तो ये दूर जाएंगे एक दूसरे से। ओए, सेकंड बेंच, अरे मुंह तो उठा लो भाई, तुम क्या बात करते रहते हो? चलो ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसमें? और लास्ट वाला एरोमेटिक। ऐसे और भी आ सकते हैं, मान लो वहां हाइड्रोजन की जगह मिथाइल लगा दे, FCl कुछ लगा दे। वो आपको ध्यान में रखना होगा। क्या है? एन्यूलिन 10। ठीक है। एन्यूलिन 10 क्या होता है? एरोमेटिक होता है। बताओ एन्यूलिन 8 क्या होता था?
नॉन है, उसका रीजन क्या था कि वो भी प्लेनरिटी लूज करके किस शेप में आ जाता है, टब शेप में। तो जेई हमेशा यही दोनों पूछता है बार बार। तो चाहो तो कहीं लिख लेना, एन्युलिन 8 एंड एन्युलिन 10 इज अ नॉन प्लेनर कंपाउंड। चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, चले आगे। ये था एन्युलिन 8, ये मैंने कल डिस्कस किया था, परसों। चलो भाई, ये दोनों लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर बताना है आपको। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। नॉन एरोमेटिक एक आंसर आ गया, शशांक का। नहीं। जल्दी दो भाई दोनों के आंसर्स। मैं बताऊं? चलो बताओ। इस शेप को तुम लोग समझो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, यही क्वेश्चन ऊपर में था तो यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ था। अब मैंने यहाँ पे ना CH2 लगाया है, और वो CH2 ऐसे लगाया है कि वो इससे भी जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो? मतलब इसने दो बॉन्ड हाइड्रोजन से बना रखे और दो इससे और इससे। और ध्यान से देखो, अगर मॉलिक्यूल इस प्लेन में है ना, तो ये CH2 ऐसे ऊपर में लगा हुआ है। दिख रहा है? क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है? क्या है, नॉन प्लेनर है ना, 3D में आ गया ये, देखो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा आंसर क्या होगा? नहीं, इसका आंसर होगा एरोमेटिक। इसका रीजन ये है, सुन लो, रीजन तो सुन लो, कि ये है तो नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, लेकिन जो पार्ट रेजोनेंस शो कर रहा है वो पार्ट प्लेनर है। तो आप देखो, जब मैंने रेजोनेंस पढ़ाया था, उसमें ऊपर में कुछ पॉइंट्स लिखवाया था। अ मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर और अ पार्ट विच शो रेजोनेंस मस्ट बी प्लेनर, लिखवाया था, देखना एक बार। कहाँ लिखवाया था बताओ? कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी में लिखवाया था, किधर लिखवाया था? अ मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर और अ पार्ट विच शो रेजोनेंस शुड बी प्लेनर, ऐसा कुछ। हाँ वही। दिख गया सभी को? तो इसलिए ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होते हुए भी कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक है। समझ में आया या नहीं आया भाई? हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे पहले था, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन हो रहा था ना। अब वो हाइड्रोजन है यहाँ पे। भाई इसका डाउट सुनो, इसने क्या पूछा है कि ये तो एनिलीन 10 है, तो ये नॉन प्लेनर क्यों नहीं हुआ ये वाला पार्ट? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन अब थोड़ी है। यहाँ पे क्या लग गया हाइड्रोजन की जगह? CH2 लग गया ना। तो वो जो रिपल्सन हो रहा था वो खत्म हो गया। इसका आंसर कोई बता सकता है? कितने पाई इलेक्ट्रॉन से, पहले ये बताओ। 14 है तो होना क्या चाहिए? होगा क्या? क्या होगा? अरे कुछ तो बोलो। एंटी कैसे हो जाएगा? क्योंकि रीजन क्या है, देखो, चार मिथाइल आ गए ना। जब ये जब ये देखो, ऊपर में दो हाइड्रोजन थे, ऊपर में दो हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन हुई थी। अब यहाँ तो हाइड्रोजन से बड़े ग्रुप से यार, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और प्लेनरिटी लूज हो जाएगी, और मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे लिख लेना, ड्यू टू रिपल्सन मॉलिक्यूल लूजेस इट्स प्लेनरिटी। किसमें?
ये किसने बता दिया तुम्हें? मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला। पाई बॉन्ड है तो क्या हो गया? भाई 100 कार्बन की चेन बनती है और पाई बॉन्ड भी होता है। पॉलीमर जो बनते हैं कोई उसमें कोई रिपल्सन नहीं होगा। चले आगे। अरे भाई हो गया। ये दोनों आया समझ, ये तीनों लास्ट के अच्छे सवाल थे। रीजन भी मैंने बता दिया है आपको। ये तो पता है आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर। ज्यादा स्टेबल कौन होता है? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। उसके बाद ये पॉइंट्स लिख लो। देखो मैं तुम्हें बताया कल, मैंने तुम्हें बताया था परसों कि जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, बताया था ना। वो क्या चाहते हैं कि मैं किसी भी तरीके से एटलीस्ट नॉन एरोमेटिक बन जाऊं, कोशिश करता है वो। समझ में आ रहा है? तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या वो करते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, भाई सभी लोग देखना इधर। जैसे ये जो मॉलिक्यूल है, बताओ एरोमेटिक है क्या है ये? एंटी एरोमेटिक है ना। तो एंटी एरोमेटिक यानी हाईली अनस्टेबल। और ये थोड़ा सा चाहेगा कि मैं स्टेबल हो जाऊं जैसे भी करके, तो ये क्या करता है, अपने ही मॉलिक्यूल से डाइमराइज हो जाता है। और अपने ही मॉलिक्यूल से ये अगर डाइमराइज होगा तो देखो ध्यान से, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अब इन दोनों पे जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, क्या ये बनेगा? देखो। अब बताओ ये कैसा मॉलिक्यूल है? अरे एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक है ना, कॉन्जुगेशन ही कंप्लीट नहीं है, देखो ना। देखो यहाँ से पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड ही नहीं है, यानी कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं है। यानी क्या हो गया ये? नॉन एरोमेटिक। यानी इसकी जिंदगी पहले बहुत ही ज्यादा बर्बाद चल रही थी, पर अब थोड़ी सी ठीक हो गई क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक हो गया। समझ रहे हो? तो हर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। या तो वो अपनी प्लेनरिटी लूज करने की कोशिश करेगा कि वो नॉन प्लेनर हो जाए, या डाइमराइज करके अपना कॉन्जुगेशन ब्रेक कर देगा। समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ, ये जो मॉलिक्यूल, ये क्या है, एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है? अरे है क्या ये? एंटी एरोमेटिक है ना। तो ये भी तो यही कोशिश करेगा ना कि मैं डाइमराइज हो जाऊं। हाँ या ना? क्योंकि ये पोलैरिटी लूज तो कर नहीं सकता, 4 मेंबर की रिंग है। तो अब ये डाइमराइज होना चाहेगा पर ये हो नहीं पाएगा। कोई रीजन बता सकता है? क्योंकि इसके आसपास ना कार्बन के बड़े बड़े ब्रांचेस लगे हुए हैं। तो जब कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा ना इससे बॉन्ड बनाने के लिए तो रिपल्सन हो जाएगी दोनों के बीच में। इसको बोलते हैं स्टेरिक रिपल्सन। केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा बहुत पढ़े, उस साइज के कारण जो रिपल्सन आता है उसको स्टेरिक रिपल्सन बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, इसी के दूसरे मॉलिक्यूल के पास भी होगा ये वाला, ये दोनों। अब ये दोनों जब पास आएंगे तो दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन। तो ये डाइमराइज नहीं हो पाएंगे, तो इसको पूरी जिंदगी एंटी एरोमेटिक बन के ही जीना होगा। अभी तो शुरू हुआ है, बड़ा चैप्टर है ये। आज हो जाएगा रेजोनेंस। अभी जो मिक्स प्रॉब्लम्स हम करेंगे उसमें तो फिर आएगा रेजोनेंस। इलेक्ट्रोमेडिक हमारे सिलेबस में नहीं है। जेई मेंस में अभी 2 साल पहले क्वेश्चन आया था, बट वो हमारे सिलेबस में कभी रहा ही नहीं है। पर क्वेश्चन आ गया, क्या कर सकते हैं? क्या? इलेक्ट्रोमेडिक इफेक्ट? सीबीएसई में तो जीओसी ही नहीं है। जीओसी नाम से है कोई चैप्टर? नहीं है ना नाम से वो। एप्लीकेशन पार्ट वो चैप्टर के अंदर किसी और नाम से होगा, उसमें यूजेस है इसके। हाँ ये इफेक्ट्स होगा। चले आगे। इंडक्टोमेडिक और इलेक्ट्रोमेडिक हमारे सिलेबस में वैसे है नहीं, पर मैं तुम्हें बताऊंगा। चले आगे।
तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर है क्या? कोई डाउट है किसी को इस पॉइंट्स में जो लिखे हुए हैं? हम्म, हाँ। हम्म। ये वाला कार्बन, ये, हाँ, ये है। अरे भाई, रिंग देखना चाहिए, रिंग देखना होता है, उसके बाहर की दुनिया नहीं देखनी होती, रिंग प्लेनर होना चाहिए। हाँ, साइक्लिक देखना है ना, लूप के अंदर देखना होता है। चले आगे। भाई लिख लेना, ये डबल ए है। हो गया क्या? अब देखो एक और नया, इसका नाम देखो, इसका नाम है क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक। तो अभी तक आपको मैंने ये बताया है कि एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, बताया है। अब एरोमेटिक से भी ज्यादा स्टेबल होते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो यानी अब नया जो ऑर्डर होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो पहले आप समझो कि क्वासी एरोमेटिक होते क्या है। कोई सुनना भाई? क्वासी एरोमेटिक क्या होते हैं? वैसे एरिक एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसपे चार्ज हो। क्या बोला मैंने? वैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसपे चार्ज हो। फॉर एग्जाम्पल देखो ये सभी लोग, बोर्ड ना, इधर उधर नहीं। ये जो है आपका ये कंपाउंड है, बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं है? है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बताओ इस पे चार्ज है, तो इसको हम बोलेंगे क्वासी एरोमेटिक। कोई दिक्कत? अब आप एक काम करो, अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस करवाए हैं ना, उसमें ढूंढो कि कितने क्वासी एरोमेटिक भी है। जहां भी चार्ज है एरोमेटिक है, याद रखना, चार्ज विथ एरोमेटिक। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो, चार्ज होना चाहिए, प्लस या माइनस। हाँ देखो ना, ढूंढो, और भी होंगे ना। लिख लो वहां पे, जहां भी तुम्हें दिख रहा है ना, वहां क्यूए लिख लेना। जहां भी तुम्हें ऐसे एरो, पहले ढूंढो एरोमेटिक कौन से है, फिर उसमें देखो चार्ज है या नहीं। लिख लो वहां पे क्यूए, सेवेंथ में क्यूए लिख लो। कौन सा दिखाओ क्वेश्चन नंबर? दिखाना है, ऐसे करो। नहीं, हमने ब्रेक, ब्रेक कर, हमने किया है ना ब्रेक, पहले से ब्रेक थोड़ी था, तो वो नहीं होगा। हाँ भाई, कोई एक बच्चा बता देना कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर है क्वासी एरोमेटिक। देख लेना भाई, वन देखो सभी लोग, है? वन नहीं है? अबे क्या, गलत मत बोलो यार, कोई सही बोलो। सेक, वन तो एरोमेटिक, हाँ तुम बता दो सारे आंसर्स, कौन कौन है क्यूए। टू देखो भाई सभी लोग, टू है। सेवन, आगे बोलो। 13 देखो सभी लोग, और बोलो। 13 के बाद कोई है? नहीं है, ठीक। 16 देखना यार, क्या है? तो तोड़ने के बाद आया है ना चार्ज। चले आगे। पॉइंट्स लिख लो यार। बता सकता है ये ज्यादा सॉल्यूबल क्यों होता है पानी में एज कंपेयर टू एरोमेटिक? क्योंकि इस पे चार्ज है ना, आयन आयन इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा, और इसकी डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगी।
हो गया क्या? तो जल्दी जल्दी लिखो भाई। हाँ, एसी क्या ऑन या ऑफ? ऑफ कर रहा हूँ भाई। ठंड लग रही है तुम लोग को? मैं तो हाफ टी शर्ट में हूँ। कल मेरी कब से होने लगी? सैटरडे को मेरी क्लास तो होती ही नहीं है। पता नहीं यार अभी कब होगी। अभी तो वही मान के चलो, वेनेसडे और फ्राइडे। अभी देखते हैं राहुल सर कब, अभी क्या चल रहा है तुम लोग का फिजिकल में? थर्मो शुरू हो गया क्या? क्यू प्लस डब्ल्यू फर्स्ट लो हो गया? अच्छा ये हो रहा होगा, मैं समझ गया। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। क्या? सिस्टम सराउंडिंग। हाँ, हो गया थर्मो। वो तो कह रहा है, अभी तो कोई कह रहा था फर्स्ट लेक्चर हुआ है। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस क्या है भाई, देखो ध्यान से। पहला एप्लीकेशन क्या था? एरोमेटिसिटी की कंपाउंड इस दुनिया में तीन कैटेगरी में ही हो सकते हैं, एरोमेटिक, नॉन या एंटी। और सेकेंड एप्लीकेशन है बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर। चलो ठीक है, बताऊं मैं? कोई बात मत करो यार, तुम फर्स्ट बेंच। दीपेश नाम है तुम्हारा? क्या बात कर रहे हो? हाँ? और क्या? चलो देखो यार, नहीं लिखे तो इधर एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल देखो भाई, सभी लोग इधर देखना अभी प्लीज। यहाँ पे ये पूछा जाएगा आपसे कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बता दो या बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बता दो, ठीक है? इधर देख लो। तो देखो मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया है ना, उसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे बस डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तुम्हें पता है जब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है, बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। आया ना? बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा यानी दोनों एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा, यानी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, यानी अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो मैं क्या बोल रहा हूं, बॉन्ड लेंथ कम। बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कहाँ ज्यादा है? बी में। तो बॉन्ड ऑर्डर का अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो बी, ए, सी, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सी, ए, बी। ये तो कोई भी कर लेगा भाई, बताओ। आसान है ना? अब सेकंड है, अब यहां से रेजोनेंस आ गया। बताओ बेंजीन में रेजोनेंस होता है या नहीं होता है? होता है ना? तो बताओ, अगर मैं तुम्हें रेजोनेंस नहीं पढ़ाया होता और केमिकल बॉन्डिंग में ये क्वेश्चन ले लेते, तो तुम इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या बताते, ए का? क्या? अरे तो उसमें रेजोनेंस थोड़ी था, देखो इधर। बॉन्ड ऑर्डर बताना, ए का ज्यादा होगा बी का? अगर तुम रेजोनेंस नहीं पढ़े होते तो ए का ज्यादा बताते। पर अब तुम्हें पता है कि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि इसका एक आरएस बनेगा, क्योंकि ये रियल स्ट्रक्चर है ही नहीं भाई, इसका एक आरएस बनाओगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स को नचा कर फिर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल तो बॉन्ड लेंथ भी इक्वल। कोई दिक्कत? क्या तुम अटेम्प्ट करना चाहोगे ए और बी में कंपेयर करना है? देखना इधर ही देखो। बताओ थर्ड में क्या लगता है, ए का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा या बी का? सेम हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर लिखना शुरू करो, वहां तक पहुंचो।
सेम नहीं होगा भाई, ट्राई करो। थर्ड पे आ गए क्या तुम लोग? थर्ड पे आ गए? हो गया भाई? थर्ड पे हो तुम लोग? मैं हटा रहा हूँ ये सब। हो गया? चलो थर्ड का आंसर जानना चाहता हूं मैं। देखो भाई, सबसे पहले आप देखो, थर्ड में आपसे पूछ रहा है कि सी डबल बॉन्ड ओ के बीच का बॉन्ड ऑर्डर और सी ओ एच बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर, इनमें तुम्हें कंपेयर करना है, हाँ या ना? तो देखो, सबसे पहले तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप ये देखोगे कि क्या रेजोनेंस है या नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस होगा तो फिर तुम्हें उसका आर एस ड्रॉ करके समझना होगा। बताओ, ओ के पास लोन पेयर होता है, वो भी दो, पर रेजोनेंस में कितने पार्टिसिपेट करते हैं? एक। तो तुम क्या करो ना कि इसका रेजोनेंस वो बना लो, आर एस। आर एस कैसे बनाओगे? ओ पे जाएगा माइनस, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ओ एच पॉजिटिव। इस डाउट है तो बताओ, आर एस बनाना मैंने सिखाया है, हाँ या ना? क्या इसके और भी आर एस बनेंगे? नहीं, दो ही बनेगा यार। अब कहाँ रेजोनेंस करवाओगे, हाँ या ना? तो अब आप देखो कि इसके दो आर एस बन गए हैं। सवाल ये है कि बॉन्ड ऑर्डर ए का ज्यादा होगा या बी का। बताओ, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा का मतलब क्या है? कि उनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा, यही तो है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा। तो देखो, यहां पे एक बार डबल है, फिर सिंगल है, यहां एक बार सिंगल है और यहां पे डबल है। बट तुम ध्यान से देखो, कौन सा आरएस ज्यादा स्टेबल है, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? पहला वाला। तो पहले वाले का कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा होगा। तो पहले वाले में डबल बॉन्ड जहां पे है, तो उसका वहां पे डबल बॉन्ड कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगा, यानी सी डबल बॉन्ड ओ का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा हो जाएगी? पी की। क्या ये बात आई समझ में? भाई यहां भी डबल बॉन्ड था, यहां भी डबल बॉन्ड है, पर कंट्रीब्यूशन तो इसका ज्यादा है रेजोनेंस हाइब्रिड में, 50-50 थोड़ी है। जबकि जो इससे पिछला एग्जांपल था बेंजीन, वो दोनों सेम आरएस थे, तो उनका कंट्रीब्यूशन भी 50-50% था। नेक्स्ट करो, फोर्थ।
एक काम करो, यहाँ पे माइनस दे देना। अब करो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, फोर्थ करो फिर फिफ्थ करना है। फोर्थ किससे हो गया? ए और बी में कंपेयर करना है। बताओ रेजोनेंस ए में हो रहा है या बी में? हाँ, दोनों में हो रहा है, ये तो दिख रहा है ना सभी को। तो बनाओ आरएस, और मतलब आरएस तुम रफ में भी बना सकते हो। क्या? नहीं। मुझे कोई फोर्थ बता देगा तो सही रहेगा यार। फोर्थ अच्छा सवाल है, कोई है जो बताना चाहे मुझे आंसर? बी आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर। नहीं, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? ए, तुम्हारे अकॉर्डिंग। और किसी का कोई आंसर? भाई कोई जो आंसर बताना चाहेगा। दोनों के ये बता दो कितने कितने आरएस बनेंगे, यही तुम बता दो, इसी से हो जाएगा सॉल्व। कितने कितने आरएस बनेंगे, ये मैंने तुम्हें शायद फेनॉल का देखना, मैंने बताया था क्या? आरएस बनवाया था पीछे, शायद 5 बनवाया था पीछे। चलो देखो मैं बता रहा हूँ। बताओ सेकंड वाले का जब तुम आरएस बनाओगे तो क्या दो ही आरएस होंगे इसके? ये वाला बॉन्ड तुम ओ की तरफ ब्रेक करोगे, हाँ या ना? तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो दोनों का ऑलमोस्ट 1.5 के आसपास होगा। ये बात बताओ किस किस को आई समझ में? मैंने बोला है कि इन दोनों में दो ही आरएस बनेंगे, हाँ या ना? तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 1.5 होगा। कैसे पता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, तो आप देखो जो बी वाला है, यहाँ पे दो बॉन्ड है और यहाँ एक बॉन्ड है। तो हम क्या करेंगे, 3/2, दो आर एस है तो 3/2। ये फॉर्मूला आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया गया होगा। ठीक है, पर ऑलमोस्ट कह रहा हूं मैं। ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा एक ज्यादा होगा, ऑब्वियसली इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा ना। क्या? अच्छा हाँ ठीक है, कंट्रीब्यूशन इसका ज्यादा होगा। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर। चलो ठीक है, अभी रुक जाओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। फेनॉल जो है, फेनॉल का जब तुम आरएस बनाओगे तो कितने आरएस बनेंगे? 5। अब तुम देखो ध्यान से, कुछ मैं बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट, इधर देखो सभी लोग। ये है आपका फेनॉल, और फेनॉल में आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है 2, पर रेजोनेंस में जाएगा 1। ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? यहाँ लोन पेयर को माइनस मानते हैं, तो यहाँ मुझे प्लस लाना होगा, तो मैं बॉन्ड ऐसे ब्रेक करूंगा, आया ना? तो बताओ ओ एच पॉजिटिव आएगा दोस्तों? बता दो यार। ये तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे क्या आएगा? अरे इसमें डाउट है, मैंने आरएस बनाया पहला आरएस, या ये भी नहीं आता है तुम्हें? तो तुम देखो ध्यान से, अब जब तुम इसका एक और आरएस बनाओगे तो उस आरएस में भी यहां पर डबल बॉन्ड ओ बरकरार रहेगा, ये ब्रेक नहीं होगा। क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? ये ब्रेक होगा, और ये ब्रेक होकर के यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा या नहीं? बोलो। जब तुम इसका एक और आरएस बनाओगे तो भी यहां से डबल बॉन्ड नहीं हटेगा। तो तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, इसके 5 आरएस बनेंगे, और 5 में से 4 आरएस में यहां पे डबल बॉन्ड है। क्या कह रहे हो? एक ये बनेगा भाई। देखो
ये 5 बनेंगे इसके आरएस? अरे इधर देखो, ये 5 आरएस बनेंगे या नहीं बनेंगे? बताओ, इन 5 में से 3 आरएस में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, हाँ या ना? 5 में से 3 आरएस में यहाँ डबल बॉन्ड है, तो क्या ये 50% से ज्यादा बार यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है? पर यहाँ पे तो 50-50 है, 50-50 है ना, दो ही तो आरएस बना, तो ये 50% टाइम यहाँ डबल बॉन्ड था, 50% टाइम यहाँ डबल बॉन्ड नहीं था। अरे भाई तुम लोग क्या, कुछ दिमाग कम है क्या तुम लोग के पास? भाई मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था, इसके 2 आरएस बने, तो ये जो डबल बॉन्ड था वो बट गया ना दोनों में 50-50, ऑलमोस्ट 50-50 कह रहा हूँ, 0.5 बट गया। जबकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था एक, यहाँ पे ये सिंगल था, पर जब तुमने इसके आरएस बनाए तो 3 आरएस में ऐसा हुआ कि इसमें डबल बॉन्ड आ रहे हैं, यानी 5 में से कितना परसेंट हो गया ये बताना? ये टोटल कितने आरएस है? 5 आरएस, 5 में से 3 में डबल बॉन्ड आ रहे हैं, यानी कितना परसेंट हो गया ये? ऑलमोस्ट 60% हो गया ना। और वहां क्या है, 50% टाइम्स डबल बॉन्ड आ रहा है, तो बताओ ज्यादा देर डबल बॉन्ड इसमें है ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है? इस दोनों में। तो भाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। भाई ये मैं इसलिए नहीं तुम्हें ये मैं इसलिए नहीं वो कंपेयर करूँ क्योंकि इस दोनों में थोड़ी पूछा है तुमसे, बी और सी में थोड़ी पूछा है तुमसे, तो इन दोनों में पूछा है ना, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्यों देख रहे हो? तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा हो जाएगा? ए। लिखो भाई लिखो, इसको सोचना है, इसको घर पे। हम्म। हम्म। तो क्या हो गया, कितना स्टेबल है? क्या सबसे ज्यादा स्टेबल? 100% थोड़ी कंट्रीब्यूशन है उसका। अरे भाई 5 आरएस है, पांचों का कंट्रीब्यूशन 20-20% होगा। क्या नहीं? अरे ऑलमोस्ट 20-20 होना चाहिए था, तुम कह रही हो एक दो ज्यादा है, तो 20 नहीं 25 होगा। सॉरी 25 नहीं, 20 से थोड़ा ज्यादा होता है, 22% होगा। इतना ही फर्क पड़ेगा ना, कोई बहुत ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ जाएगा, ये थोड़ी ये दोनों अकेले 50% कैप्चर कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हो? चलो फिफ्थ करना अब। किस किस को ये क्वेश्चन नहीं आया समझ में? भाई सच सच बताओ प्लीज, तो मैं एक बार और समझाऊंगा। बताओ भाई। तुम्हें नहीं आया, और तुम्हें भी नहीं आया, ठीक है, एक तरीका और है समझाने का, वो है फॉर्मूला से। देखो भाई, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आरएस। क्या होता है या नहीं होता है, ये बता दो मुझे। देखो भाई सभी लोग, जिन्हें समझ में नहीं आया वो इस फॉर्मूले को देखो। क्या है फॉर्मूला? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आरएस। तो आप देखो, सेकंड वाले स्ट्रक्चर में इस दोनों एटम के बीच में कितने बॉन्ड है? दो इधर और एक इधर, तो कितने बॉन्ड हुए? 3। और कितने आरएस है? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 1.5। अब इसको देखो भाई, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके बताओ सभी लोग। क्या 8 बॉन्ड है? 2 4 6 7 और एक 8, बोलो। और कितने आरएस है? 5। कितना आया ये? 1.5।
अब आया समझ या अभी भी नहीं आया? तो इसके आरएस भी बना लेना भाई तुम लोग, और ये फॉर्मूला सभी लोग लिख लो यार। मुझे लगा था तुम्हें याद है ये फॉर्मूला, पर लग नहीं रहा है कि याद है। हो गया क्या? चलो फिफ्थ अटेम्प्ट करो, ये हटा दूं? ये आरएस बना लिए सब लोग? चलो फिफ्थ बनाओ, फिफ्थ। देखो फिफ्थ में क्या है, सभी लोग देखना। फिफ्थ में तुम्हें A B C D E पांच है, पांचों में कंपेयर करना है बॉन्ड ऑर्डर। पहले बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताओ पांचों में। फेनॉल के आरएस बना लेना यार पांचों। और फिफ्थ कंपेयर करो A B C D E। एक मिनट रुक जाओ। आप कुछ नहीं करो, आरएस बनाओ और बॉन्ड फॉर्मूला लगा दो। हो गया क्या? ये बोर्ड पे जो लिखा है वो हो गया? चलो A B C D E पांचों में कंपेयर करो भाई। हम्म। हाँ भाई, आया किसी का आंसर फिफ्थ का? 50 था ना ये? एक काम करो तुम लोग, सिक्स सेवन एट्थ में ना कंपेयर नहीं करना है, सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू बतानी है। तो सिक्स सेवन एट का आंसर लिखना अपने नोटबुक में। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यूज बतानी है, कंपेयर नहीं करना है। सिक्स सेवन एट की बात कर रहा हूँ। बताओ कितना आएगा? देखो मैं तुम्हें एक और फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर तुम्हें आता बनाना तो तुम ऐसा कर सकते हो, बस इतना देख लो कि रेजोनेंस हो कहाँ कहाँ रहा है। देखना इधर सभी लोग, ये सेकेंड फॉर्मूला है इसका। जैसे ये जो डबल बॉन्ड है वो इसके साथ रेजोनेंस करेगा, तो बताओ इन दोनों में ही रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो बताओ टोटल कितने बॉन्ड है, एक दो तीन, सिग्मा को भी काउंट करो तो लिखना तीन। कितने के बीच में रेजोनेंस हो रहा है? दो। या फिर एक और फॉर्मूला क्या था, तुम इसका रेजोनेंस आरएस बनाओ। जब तुम इसका आरएस बनाओगे तो सेम ऐसा ही बनेगा। अरे सेम ऐसा ही बनेगा यार। ओ पे माइनस और यहाँ डबल बॉन्ड। बताओ कितने बॉन्ड है, एक दो तीन, और टोटल आरएस कितने हैं? दो। तो दोनों फॉर्मूले हैं। चलो सेवेंथ में बताओ। अगर तुम्हें आरएस नहीं बनाना तो क्या करोगे? रेजोनेंस कहाँ कहाँ हो रहा है? इन तीनों एटम के बीच में हो रहा है रेजोनेंस। इन तीनों एटम के बीच में टोटल बॉन्ड कितने हैं? चार। और कितने एटम हैं? या फिर रेजोनेंस तुम बनाओगे तो तीन आरएस बनेगा, चार बाय तीन तो भी आएगा। एट्थ, ये जो डबल बॉन्ड है, एक और जब तुम आरएस बनाओगे तो क्या करते थे याद है? बस इसको घुमाना होता था। तो एक में सिंगल एक में डबल, टोटल तीन। टोटल आरएस कितने हैं? दो। तो कितना आ गया? 1 पॉइंट। बोलो भाई, मुश्किल है क्या ये भी नहीं आ रहा है क्या समझ में? दिव्यांश आ रहा है तुम्हें? चलो अब फिफ्थ करो, शायद हो जाए तुम लोग से। फिफ्थ में कंपेयर करना है।
चलो मैं बताऊं किस किस का हो गया, फिफ्थ हाथ उठाना। 50% से ज्यादा लोगों का तो हो चुका है, और नहीं हो रहा है उसका क्या रीजन है? आरएस बनाना नहीं आता होगा। चलो देखो मैं बताने जा रहा हूँ, सभी लोग देखो, बोर्ड पे देखो तो वही आएगा समझ, देखो इधर आपसे पूछा गया है कि ABCDE में आपको कंपेयर करना है क्या, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या डबल बॉन्ड ज्यादा कहाँ है। ठीक है, यानी बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर तुम्हें बताना है। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होने चाहिए या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। बताओ इसके कितने आरएस बनेंगे? दो अभी तुमने यहां बनाया होगा ना, कहाँ पे, इसमें। बताओ दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1.5 आएगा या नहीं आएगा? अभी तुमने बनाया है ये। बताओ इसका जब तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा और CH3O पे जाएगा माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड OCH3। क्या ये इसका आरएस बनेगा या नहीं बनेगा? देख लो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम बताओ ये तो पूरी जिंदगी सिंगल ही रह जाएगा। बताओ भाई रेजोनेंस हो रहा है क्या यहाँ पे? रेजोनेंस तो ही नहीं रहा है, तो ये तो सिग्मा ही रहेगा हमेशा। तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा। कोई दिक्कत? अब तुम बताओ सी और डी में भी दो ही आरएस बने हैं, हाँ या ना? बस एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे दोनों आरएस सेम थे, हमने 1.5 1.5 बोल दिया था। पर यहाँ पे देखो दोनों आरएस अलग अलग है, जबकि यहाँ पे दोनों आरएस सेम बने थे, यहाँ पे दोनों आरएस अलग अलग है। तो बताओ ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस आरएस का होगा? फर्स्ट वाले का। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 1.5 से ज्यादा आएगा, और इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5 से कम आएगा या नहीं आएगा? बोलो यार, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ज्यादा है ना। तो बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर क्या सी का हो जाएगा? सी के बाद A = B, और उसके बाद D, और लास्ट में, क्या बात आई समझ में भाई या नहीं आई? और इसी का उल्टा हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। ये किस किस को आ गया समझ, प्लीज बताओ। हाथ उठाना, हाथ उठाओ। हटा सकता हूं इसको। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है रेजोनेंस एनर्जी। लिखो भाई इसको। थर्ड एप्लीकेशन है क्या? रेजोनेंस एनर्जी। लिखो भाई इसको, बैठो मत, जल्दी जल्दी लिखो, फिर मैं समझाऊंगा। क्या भाई तुम्हें कुछ समझ आता है क्या? सच बताना, यस सोते रहते हो तुम? सच में आ रहा है? क्या नाम है तुम्हारा? गौतम गंभीर? हाँ, गौतम गुप्ता, जी जी हो तुम भी?
क्या हुआ? क्या क्या गाना गा रही हो तुम? क्या बोल रही हो? अभी तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं है। अभी तो बस लिखने को कहा गया है। हो गया क्या? भाई क्लास का टाइमिंग बहुत कम मिलता है यार, 1 घंटे 15 मिनट का क्लास कैसे हो पाए? कब तक होती है क्लास वैसे? अभी एक क्लास और मेरी लगेगी। कब से लगेगी ये मुझे नहीं पता। राहुल सर की कम हो जाएगी एक क्लास। उनकी 2 क्लास ही होती है ना? हम्म, ये बात भी सही है। तो किसको कम करे यार, फिजिक्स को कम करे क्या? मैथ्स? मेरा भी तो सिलेबस बहुत है, मैं कैसे करवाऊंगा? हाँ, मैथ्स पीछे चल रही है। हाँ, फ्राइडे को 3 लगनी चाहिए ना। सैटरडे को, हाँ। नहीं, 1.25 घंटे के ना। हाँ, 3 क्लास होनी चाहिए, ये बात तुम सही कह रहे हो। रुको, बात करता हूँ मैं। नहीं, फिर राहुल सर फिर अपनी थोड़ी देंगे क्लास। तो सैटरडे को नहीं हो फिर लूंगा फिर राहुल सर। ये हो गया क्या भाई, आपने लिख लिया ये? देखो इधर सभी लोग, रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है समझ लो भाई। देखो इधर देखो। इट इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल आरएस एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। अरे इधर देखना प्लीज। देखो तुम्हें पता है, मान लो मैंने कोई भी मॉलिक्यूल दिया, कोई भी, जैसे मैंने ये दे दिया तुम्हें, बेंजीन ही दे दिया। ठीक है। नहीं, बेंजीन तो फिर इसके दोनों आरएस सेम ही बन जाएंगे। कौन सा दूं भाई? जैसे ये वाला मैंने आपको दे दिया, एक कंपाउंड है, तो तुम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे इसको ब्रेक करके। हाँ या ना? तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है कि तुम सारे उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, तो उसमें से कोई एक आरएस ऐसा होगा ना जो सबसे स्टेबल होगा, जो न्यूट्रल होता है, बताओ यार। या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होगा। हाँ या ना? मान लो किसी कंपाउंड के 5 आरएस बने, पांचों में से कोई एक क्या होगा सबसे स्टेबल होगा। उस स्टेबल की जो एनर्जी होगी, उस स्टेबल आरएस की जो एनर्जी होगी, और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी होगी। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो होता है, जो पांचों से मिलकर बनेगा, इन दोनों की एनर्जी के डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। आई बात समझ? दोबारा बोल रहा हूं, मान लो कोई मॉलिक्यूल है, उसके 5 आरएस बने, 5 में से कोई एक आरएस ऐसा होगा जो सबसे स्टेबल होगा, वो रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी देता है ना। तो जो सबसे स्टेबल आरएस है उसकी एनर्जी माइनस रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी, यानी कि जो रियल स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। अब तुम एग्जाम में सबका एनर्जी तो मेजर नहीं करोगे भाई, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो है ही नहीं हमारे पास। तो तुम कैसे करोगे भाई? तुम क्या करोगे? रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करने के लिए पहले ये देखोगे, मोर नंबर ऑफ आरएस मोर विल बी इट्स रेजोनेंस एनर्जी। मतलब जिसके आरएस ज्यादा बनेंगे उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। बताओ, अल्फा नेप्थॉल और बीटा नेप्थॉल में ज्यादा किसकी होगी? अल्फा की होगी, क्योंकि उसके 10 आरएस बनते थे, मैंने बोला था याद भी कर लेना। और बीटा के 9 आरएस बनते थे। अगर मान लो ये पॉइंट काम नहीं किया, फिर तुम ये देखना कि इक्विवेलेंट आरएस की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन इक्विवेलेंट आरएस। याद है, इक्विवेलेंट मतलब सेम आरएस। जैसे
HC डबल बॉन्ड O-, इसके जो आर एस बनेगा वो सेम बनेगा, और इसका जो आर एस बनेगा वो सेम नहीं बनेगा। अरे बताओ ना, ये कार्बो ऑक्सिलेट आयन है, ये कार्बो ऑक्सिलिक एसिड है, मतलब ये फॉर्मेट आयन है, ये फॉर्मिक एसिड है। इसका जो आर एस बनेगा वो इक्विवेलेंट थोड़ी होगा, और इसका आर एस इक्विवेलेंट होगा, यानी सेम। तो इक्विवेलेंट आर एस की एनर्जी ज्यादा होती है। थर्ड पॉइंट क्या है, देखो भाई ध्यान से, आर ई ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज हायर देन क्रॉस। ये तो मैंने बताया था ना कि एक्सटेंडेड वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू क्रॉस। और इससे भी नहीं हुआ तो ये वाला क्या पॉइंट है, देखो, ये भी तुम्हें पता ही है। हाँ, रेजोनेंस एनर्जी यार कंपाउंड की एनर्जी नहीं होती है, वो डिफरेंस है ना, वो नहीं है। तुम सोच रहे हो एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, वो वाला यार डिफरेंस है, डेफिनेशन पढ़ो पहले। चलो भाई, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ये क्वेश्चन नोट कर लिए, ये ऊपर में ये वाली लाइन। अरे ये अरेंज द गिवन कंपाउंड, आपको ये बताना है कि ए है और ये बी है, इसी तरह साहब में ए बी है, आपको बताना है ज्यादा स्टेबल कौन है, ए या बी। अब नेक्स्ट आरटी कब है तुम लोग का भाई? नेक्स्ट वीक ही है? ये तो कह रहा है मुझे। क्या मेंस है एडवांस है? एडवांस का तो तुम लोग का लेवल ही नहीं है। तुम लोग अगर एडवांस देते हो भाई तो वो गलती करते हो अभी फिलहाल। तुम लोग मुझे मेंस पहले कर लो अच्छे से। क्या भाई? हाँ, दो चार है जो अच्छा कर रहे हैं। बताओ भाई, फर्स्ट वाले का आंसर ए या बी? बोलो भाई, ए या बी जल्दी। तो इतना सब लोग बोल क्यों नहीं रहे हो यार? बी में ज्यादा आरएस बनेंगे ना, मोर नंबर ऑफ आरएस मोर विल बी रेजोनेंस एनर्जी। सेकंड देखता हूँ कौन बताता है मुझे। पर एरोमेटिकली कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए ना, जहां साइक्लिक होगा तो वहां देख लेना। क्या कोई मुझे सेकंड का आंसर बता सकता है? अभी पता लग जाएगा तुम मेंस वाले हो एडवांस वाले हो, बताओ इसी में। ए या बी दोस्तों? क्या बोल रहा है, लोन पेयर होगा कौन, क्या बोल रहा था अभी? चलो, कितने लोग कह रहे हैं कि बी की ज्यादा होगी, हाथ उठाओ प्लीज, पार्टिसिपेट करना। हाथ उठाओ भाई। क्या हुआ? बी वाले हाथ उठाओ जल्दी। इधर से है आठ, पाँच छह लोग हैं, पार्टिसिपेट सबको करना है, सोच लो। छह इधर, तीन, नौ, और ये वाली रो में तो कोई भी नहीं है। ठीक है, अब ए वाले बताओ। सबने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ए वाले की संख्या कितनी है? उधर छः है, छः दो आठ, और एक नौ। 50-50। क्या होगा भाई, ए या बी? देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि क्या दोनों में आर एस सेम बनेंगे। सेम ही बनेंगे, क्योंकि देखो सीएल के पास क्या होता है दोस्तों, लोन पेयर होता है क्या? तो दोनों में दो दो आर एस बनेंगे, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ या ना? पर मेरे भाई, जो सेकंड वाला है उसका आर एस जब तुम बनाओगे ना तो ओ पे माइनस आएगा, और ओ पे माइनस आना जिंदगी में, मतलब दुनिया में सबसे अच्छी बात होती है ये, कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना। और यहाँ कार्बन पे माइनस आएगा जब आर एस ड्रॉ करोगे तो कौन ज्यादा खुश है? अब देखता हूँ थर्ड का आंसर क्या आता है। अरे वही बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ।
थर्ड का कोई बताना चाहेगा दोस्तों? थर्ड में भी मैं हाथ तुम लोग को पार्टिसिपेट करना होगा। चलो भाई, कितने लोग कहते हैं थर्ड में? पहले ए वाले हाथ उठाओ, प्लीज पार्टिसिपेट करना है यार इसमें। ठीक है, लगभग 60% कह सकता हूं मैं। बी वाले हाथ उठाओ। बी, कोई नहीं है, ये सही है भाई। देखो ये एरोमेटिक है ना, और ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। क्या तुम लोग फोर्थ का आंसर बताना चाहोगे? अबे एरोमेटिक अगर कोई कंपाउंड हो गया ना, अगर कोई एरोमेटिक हो गया, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्या? हाँ, एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल भी होते हैं कंपाउंड। जो बैक बॉन्डिंग होता है ना, वो एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होता है। चलो फोर्थ का आंसर। क्या ए में क्रॉस कॉन्जुगेशन दिख रहा है दोस्तों? और बी में एक्सटेंडेड? कौन सा बेटर रेजोनेंस होता है? चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखता हूँ किसका सही होता है। ये भी अच्छा सवाल है। बी। और कोई आंसर दोस्तों उसके अलावा? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। बताओ भाई क्या होगा? कितने लोग कह रहे ए? बी वाले? और आंसर है दोस्तों, भाई दोनों एक दूसरे के आर एस है। दोनों एक दूसरे के क्या है? आर एस। और तुम्हें पता है, बताओ, जब दोनों एक दूसरे के आर एस है, यानी दोनों एक ही मॉलिक्यूल के आर एस है, और दोनों का मोस्ट स्टेबल आर एस भी एक ही होगा, और रेजोनेंस हाइब्रिड भी एक ही होगा, तो एनर्जी का डिफरेंस भी सेम ही आएगा। आया ना? इसलिए चाहो तो नोट में लिख लो, रेजोनेंस, तुम चुप रहो। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, लिखो भाई नोट में। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, सॉरी, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी सेम। अरे भाई, डेफिनेशन क्या है? मोस्ट स्टेबल आरएस तो एक ही होगा ना दोनों का। देखो भाई, यहां पे आपका रेजोनेंस खत्म हो गया। क्या एक हुआ? अरे भाई, तो वो उसको हम लेंगे ही नहीं ना, उसका फिर आरएस ड्रॉ करेंगे। चलो देखो सभी लोग, हम लोगों ने सक्सेसफुली दो इफेक्ट पढ़ लिया है। कौन कौन सा? इंडक्टिव और रेजोनेंस। अब ये लास्ट इफेक्ट है इस चैप्टर का। हालांकि चैप्टर लास्ट नहीं हुआ, चैप्टर अभी बहुत बच रहा है। पर हाँ, लास्ट इफेक्ट का क्या नाम है? हाइपर कॉन्जुगेशन। कभी सुने हो नाम? देखो इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो, दो साइंटिस्ट थे, नाथन बेकर। नाथन बेकर उनका नाम था, खैर नाम से हमें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने क्या किया? ओए सभी लोग इधर देखो, बोर्ड पे समझ लो। उन्होंने क्या किया, ये बेंजीन रिंग लिया एक। सभी लोग इधर देखना। बेंजीन रिंग के ऊपर में ये एक मिथाइल लगाया। भाई ध्यान से सुन लो, समझ लेना, एक बार में आ जाएगा समझ। देखो ये चार कंपाउंड है, ठीक है?
इन्होंने क्या किया, इन चारों को एक कंटेनर में लिया और इस कंटेनर में इन्होंने इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे इस कंटेनर में डाला। इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी होता है, यानी उसको ना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो वहां अटैक करता है जिस कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। कहाँ अटैक करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। तो इन्होंने क्या किया कि इस इलेक्ट्रोफाइल को एक कंटेनर में डाला, कंटेनर में 4 कंपाउंड्स उन्होंने रखे हुए थे। बताओ इस इलेक्ट्रोफाइल को तुम्हारे अकॉर्डिंग कहाँ अटैक करना चाहिए, इन चारों में से किसके ऊपर? सबसे पहले आप देखो, इन तीनों में ही बेंजीन रिंग है, तो इन तीनों में रेजोनेंस हो रहा है, पर इन तीनों में रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल जो है, इन पे कोई चार्ज नहीं है ना। चार्ज नहीं है तो कॉन्जुगेशन नहीं है, हाँ या ना? तो बताओ इनका कौन सा इफेक्ट लग रहा है यहाँ पे? प्लस आई, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। बताओ ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ लग रहा है? सबसे ज्यादा बताओ यार। लास्ट में लग रहा है ना, लास्ट में कार्बन ज्यादा है, हाँ या ना? यहाँ पे देखो 3 3 कार्बन है और 3 3 प्लस आई। कोई दिक्कत है तो बताओ। तो बताओ अटैक कहाँ करना चाहिए था? इस वाले पे, आया ना? पर यहीं पे ये एक इफेक्ट की डिस्कवरी होनी थी। अटैक कहाँ किया पता है? फर्स्ट पे। तो बताओ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज्यादा यहाँ है, आया ना? अरे इधर देखना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा यहाँ है, अटैक यहाँ होना चाहिए था पर अटैक यहाँ हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि कुछ गड़बड़ हुआ होगा, तो उन्होंने क्या किया ना, इस कंपाउंड को बाहर निकाला, अब इन तीनों को रखा। अब कहाँ अटैक होना चाहिए था बताओ? होना तो यहीं चाहिए था ना यार, लेकिन फिर से अटैक हो रहा है इस पे। फिर उन्होंने इसको भी निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया। अब अटैक यहां होना चाहिए पर अटैक हो गया यहां पे। ये बात आई समझ? जबकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ है? इस वाले रिंग पे, क्योंकि इस वाले रिंग में ज्यादा प्लस आई ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब देखो उन्होंने क्या यहां से कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे कुछ हम मिस कर रहे हैं। वो क्या मिसिंग था कि देखो ये जो, अगर तुम भी होते उसकी जगह, तो बताओ इन चारों में यहां तक तो सब कुछ कॉमन है, हाँ या ना? कॉमन है या नहीं है? डिफरेंस है इसके ऊपर, और इसके ऊपर तुम देखो अगर कार्बन से मैटर करता तब तो अटैक वहां होना चाहिए, यानी कार्बन का यहां पे कोई भी रोल नहीं है। तो बताओ यहां पे ज्यादा क्या है? बताओ भाई, इसके पास 3 हाइड्रोजन है या नहीं है? और इसके पास 2 हाइड्रोजन है। इस वाले के पास 1 हाइड्रोजन है और इसके पास एक भी नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन में भी वो ज्यादा है, क्योंकि उसके ऊपर वाले 3 में हाइड्रोजन ज्यादा है, 9 हाइड्रोजन है उधर। पर हमें किसको देखना है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या होता है? जो रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। बताओ इसके पास अल्फा कार्बन पे कितने एच है? 3। इसके पास 2, इसके पास 1 और इसके पास 0। तो उन्होंने यहां से ये कंक्लूजन निकाला कि जिस कंपाउंड में अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा उस पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज्यादा लगेगा और उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। और उन्होंने ये बोला कि ये जो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस रिंग में सप्लाई करते हैं, यानी ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसको इस रिंग में सप्लाई करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हैं? अल्फा कार्बन पे देखो 3, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 और इसके पास एक भी नहीं। तो ये क्या करते हैं? अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को इस रिंग में क्या करते हैं? सप्लाई। तो ज्यादा सिग्मा हाइड्रोजन यानी ज्यादा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, और ज्यादा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इस रिंग में ज्यादा जाएंगे, इसलिए अटैक कहाँ हो रहा था? इस वाले पे। क्या ये बात आई समझ में? अब इसी चीज को मैं यहाँ पे देखो ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम देखो यहाँ पे हो क्या रहा था। ये बेंजीन रिंग है, देखो इधर देखो सभी लोग, कार्बन, कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3। ये वाला बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, प्लीज ध्यान से समझना, 5 मिनट हो सकता है एक्स्ट्रा लग जाए पर समझ लो। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये रिंग है, रिंग खुद में रेजोनेंस कर रहा था, ये बात आपको पता है? भाई बेंजीन है ना, बेंजीन में ये पी और ऑर्बिटल क्या कर रहे थे? आपस में ओवरलैप कर रहे थे, इन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन था। भाई ये तो सबको पता होना चाहिए अब।
अब होगा क्या समझना कि यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन था, यहाँ पे कोई कैटायन नहीं है, कोई एनायन नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, देखो रेजोनेंस में डबल बॉन्ड के साथ होती थी डीलोकलाइजेशन और कॉन्जुगेशन, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑर्बिटल में ये डाल देगा, और जैसे ही ये अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑर्बिटल में डालेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे और फिर ये अपने रिंग में कॉन्जुगेशन, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे यहाँ पहुंचेगा, इसके आगे का रास्ता तो आसान है ना, क्योंकि क्या है, सारे ऑर्बिटल्स पैरेलल है, सारे ओवरलैप कर रहे हैं, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये ऐसे घूमते रहेगा इलेक्ट्रॉन। उसी सिमिलरली ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी कहाँ चले जाएंगे, इसमें जाएगा, फिर इसके बाद ये पूरे अंदर तक फैल जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई? तो तुम बताओ, जो रेजोनेंस था वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा था रेजोनेंस में, पर यहाँ पे देखो सिग्मा सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। और एक और बात यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट है, वो ये है कि यहाँ पे रेजोनेंस में तो कंप्लीट ओवरलैपिंग होती थी, पर यहाँ पे पार्शियल ओवरलैपिंग हो रही है, क्योंकि जो सी एच बॉन्ड है ना वो ऐसे प्लेन पे है और पी ऑर्बिटल ऐसे है। ये बात आ रही है समझ में? सी एच बॉन्ड जो है वो ऐसे है प्लेन पे, और जो पी ऑर्बिटल है इस कार्बन पे वो ऐसे खड़ा है ऐसे, तो इसको इसमें इलेक्ट्रॉन डालना तो थोड़ा मुश्किल है या नहीं है? तो इसलिए बोलेंगे कि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो पार्शियल ओवरलैपिंग है, जबकि रेजोनेंस में क्या हो रहा था, कंप्लीट ओवरलैपिंग हो रही थी। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ये क्या है, पार्शियल ओवरलैपिंग है। तो तुम मुझे बताओ, कंप्लीट ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छा है या पार्शियल? कंप्लीट, इसलिए रेजोनेंस इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्ट्रांग है, पर इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या स्ट्रांग होगा, हाइपर, क्योंकि इसमें पहला सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, ये बात सच है, पर उसके बाद तो ये पाई में चला गया ना सारे, जबकि इंडक्टिव में ओवरऑल ही क्या था, सिग्मा था। तो इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रेजोनेंस होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। ये बात आई समझ में? हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमने ये समझा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस रिंग में देगा, तो इसका भी आर एस बनाएंगे, नहीं जैसे वहां पे आर एस बनाते थे ना, यहाँ पे एच एस बनाएंगे। आर एस का मतलब क्या था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और एच एस का क्या मतलब है, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। तो देखो जब तुम इसका आर एस ड्रॉ करोगे, ध्यान से देखना, तो अब तुम कैसे बनाओगे पता है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, ये पहला आर एस बना रहा हूँ, सॉरी पहला एच एस बना रहा हूँ, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन था अब वो कहाँ है पता है, अब वो हाइड्रोजन हवा में लटका हुआ है। कोई बता सकता है ये हवा में क्यों लटका हुआ है? क्योंकि इसके पास एक ही बॉन्ड था, और वो भी बॉन्ड कहाँ चला गया, कॉन्जुगेशन में चला गया, तो ये तो अब खाली हो गया ना, आया ना? बताओ इस पे प्लस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ने ही तो अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं रिंग को, तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा, प्लस, इस पे क्या आएगा, माइनस। तो इस वाले बॉन्ड को हमें कैसे ब्रेक करना होगा, अंदर की तरफ ही तो ब्रेक करोगे, तब यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहां से ये डबल बॉन्ड हटेगा, और क्या ये बात आई समझ में या नहीं आई? क्या कह रहे हो? और यहाँ पे क्या आएगा, बताओ, ये एच एस बनाया हूं मैं, आर एस नहीं है ये एच एस है। ये बात आई समझ में? देखो ये खाली हो गया ये जगह। बताओ इसका जो नेक्स्ट नेक्स्ट एच एस बनेगा वो कैसा बनेगा, उसमें ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला भी तो देगा ना, फिर एक और बनेगा, तो बताओ इसके कितने एच एस बनेंगे टोटल, 3। हाँ लेकिन खास बात ये, हमें हमें ना यहाँ पे एच एस बनाने की जरूरत नहीं होती, आर एस हम ड्रॉ करते थे ना, यहाँ एच एस बनाने की जरूरत नहीं है, बस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन काउंट करो, जितने अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होंगे उतने ही उसके एच एस बनेंगे।